गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 8 शाम एक किसान। शाम एक किसान यह एक कविता है। इसके राइटर हैं श्री सर्वेक्षर दयाल सक्सेना जी। और सर्वेक्षर दयाल सक्सेना जी हिंदी साहित्य में प्रकृति वर्णन के बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करने का भ्रशक प्रयास किया है। तो उनकी यह कविता आज एक किसान को, यानी कि एक पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया गया है और एक सूरज को किसान की चिलम के रूप में दर्शाया गया है, और जो प्रकृति में पहाड़ों में से जो निकलने वाली नदी है उस नदी को एक चादर के रूप में दिखाया गया है। तो इस दृश्य में सर्वेक्षर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति का एक अनूठा मानवीकरण किया है। इस कविता में मानवीकरण और रूपक अलंकार की एक अद्भुत छटा दिखाई देती है। अलंकार होते हैं काव्य को, कविता को सुंदर बनाने वाले शब्द। तो यहाँ पे प्रकृति को एक मानव के रूप में और सजीव जीवंत वस्तुओं के रूप में, चीजों के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रकृति को मानव के, मनुष्य जिन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकल रूप में जिन चीजों को यूज करता है उन चीजों के रूप में यहाँ प्रकृति का इमेजिनेशन, कल्पना की गई है। तो इस कविता के माध्यम से आज हम प्रकृति का एक अनूठा वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक रखा है शाम एक किसान। शाम क्या होती है बेटा? जो सायंकाल का समय होता है, जब सूर्यास्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शाम, इवनिंग। तो इवनिंग को, शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शाम एक किसान की तरह कैसे होती है, इस चीज का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आइए एक बार ये कविता पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता है, बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यानी कि प्रकृति का सुंदर दृश्य देख करके कवि ने एक ऐसी कल्पना की है कि मानो कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है और वो सारे क्रियाकलाप कर रहा है। तो पहली पंक्ति में बताया है कि आकाश जो है वो ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ जो है वो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई किसान अपने खेत में बैठा है और उसने आकाश इस तरह से लग रहा है, उसने आकाश का मानो साफा बांध रखा है। पहाड़ को क्या बता दिया? एक किसान बताया है यहाँ पे। और आकाश जो है वो इस तरह से दिखाई देता है कि मानो उस किसान ने अपने सर के ऊपर कोई भारी सी पगड़ी बांध रखी हो। सूरज की चिलम खींचता है, बैठा है पहाड़। पहाड़ ऐसे लग रहा है, देखो ये दृश्य जो मैंने चित्र इसीलिए बनाया है आपके सामने कि ये पश्चिम दिशा का दृश्य है जहां पे सूर्य अस्त होता है। तो पश्चिम दिशा में एक कोई पहाड़ है और उस पहाड़ का दृश्य ऐसे दिखाई दे रहा है कि मानो सूरज जो है वो ऐसे लग रहा है कि ये किसान, पहाड़ रूपी किसान, जिसने अपने सर पे
साफा आकाश रूपी साफा बांध रखा है, पगड़ी बांध रखी है, उसके सामने अस्त होता हुआ सूरज लाल रंग का, अस्त होता हुआ सूरज कैसा होता है बेटा, उसका रंग क्या कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो वो लाल रंग का सूरज ऐसे लगता है कि मानो वो किसान अपनी चिलम खींच रहा हो। चिलम क्या होती है भाई, जिसमें तंबाकू वगैरह डाल के हम अपने बूढ़े बाबा वगैरह घर में जो पीते हैं ना, जिसके ऊपर एक वो क्या रखी जाती है, आग रखी जाती है और उसके अंदर तंबाकू वगैरह डाल के फिर उसे सुलगा करके पीते हैं। तो वैसा दृश्य कवि को यहाँ लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर आकाश ऐसे दिखाई दे रहा है कि मानो उसने अपने सर के ऊपर कोई पगड़ी पहन रखी है, और सूरज ऐसे दिखाई दे रहा है कि मानो वो पहाड़ रूपी किसान कोई चिलम खींच रहा है। दूसरी पंक्ति में क्या बताया है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ये क्या है भाई, नदी है। हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियां होती हैं वो ऊपर से कहाँ आती हैं, नीचे की तरफ आती हैं, पश्चिम दिशा की तरफ आती हैं। सतलुज वगैरह जो नदियां हैं वो हिमालय से निकल करके कहाँ आती हैं, पश्चिम दिशा में आती हैं। तो ये नदी ऐसे लग रही है कि मानो इस किसान ने ठंड के मारे चादर ओढ़ रखी है। ये दृश्य जो है, ये सीन जो है, ये कौन सी ऋतु का है बेटा, ये शीत ऋतु का दृश्य है कि मानो ठंडी बहुत ज्यादा है, ठिठुरती हुई ठंड में कोई किसान जो है वो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध करके, अपने पैरों के ऊपर चादर डाल करके अच्छे से ढक करके बैठा है और बैठा बैठा अपनी चिलम सुलगा रहा है। कवि ने इन चीजों को क्या किया है, मानवीकरण और रूपक यहाँ पे दिखाया गया है। कि नदी ऐसे लग रही है कि मानो किसान ने क्या कर रखा है, अपने पैरों के ऊपर चादर डाल रखी है। पर्वत के ऊपर से, जो पर्वत की तलहटी से जो नदी गुजर रही है, उसको कवि ने किसका रूप दे दिया है अभी, चादर का रूप दे दिया है। तो यहाँ पे जब किसी प्रकृति की वस्तु को हम किसी और रूप में प्रकट करते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे नदी को किसका रूप दे दिया गया है, चादर का रूप दे दिया गया है। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी और दूर अंधेरा है। अब सूर्यास्त के समय जो सामने पूर्व दिशा में जब देखते हैं तो वहां पे ये किसके पेड़ हैं, प्लास के पेड़ हैं। प्लास के पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर रेड कलर के फूल होते हैं। कभी आपने कंप्यूटर के या आपके लैपटॉप के वॉलपेपर पे देखा होगा कि बहुत सारे रेड कलर के पेड़ दिखाई देते हैं, दूर तक ऐसे लंबे लंबे, उनके पत्ते दिखाई नहीं देते, केवल रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो वो किसके पेड़ होते हैं, वो पेड़ होते हैं आपके प्लास के, जिनके ऊपर रेड कलर के फूल होते हैं और वो दूर से ऐसे चमकते हैं कि मानो कोई अंगीठी जल रही है, कि मानो आग जल रही है। सामने पूर्व दिशा में प्लास के पेड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो वो पर्वत रूपी किसान ठंड से बचने के लिए आग सुलगाकर अंगीठी जला करके बैठा है। यहाँ पे प्लास के फूलों को किसका रूप दे दिया है, अंगीठी का। सामने प्लास के पेड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसान ठंड के मारे कांप रहा है और उसने ठंड से बचने के लिए अंगीठी सुलगा रखी है। और फिर जब सूर्यास्त होता है तो पश्चिम दिशा में थोड़ा सा क्या रहता है, उजाला रहता है, और पूर्व दिशा की तरफ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो जब पूर्व दिशा की तरफ जो अंधेरा हो रहा है वो अंधेरा ऐसे लग रहा है कि मानो कोई भेड़ों का झुंड बैठा है। जब भेड़ों का झुंड इकट्ठा बैठता है तो वो क्या हो जाता है भाई, बिल्कुल एक जैसा कलर दिखाई देता है। तो उसी तरह से जो पूर्व दिशा में
अंधकार छाया हुआ है वो कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो उस किसान के सामने कोई भेड़ों का झुंड बैठा है। अब सूर्यास्त होने को जा रहा है तो अचानक से एक मोर बोलता है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी हो। अब एकदम से अचानक से कोई मोर बोला तो किसान जो था वो अपनी ऐसी चिंताजनक स्थिति में बैठा था कि मानो कोई जैसे कोई काम करते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो हम गहन चिंतन में बैठे हों। उस समय यदि हमें कोई अचानक से बोले तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। तो जैसे ही उस मोर ने बोला तो एकदम से वो किसान हड़बड़ा गया और उसे लगा कि उसे किसी ने आवाज दी है। उसे लगा कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है कि अजी सुनते हो। अब किसान ने सोचा कि हो सकता है उसकी वाइफ बुला रही हो या हो सकता है कोई और बुला रहा हो, तो वो एकदम से हड़बड़ाया। ये सब क्या है, ऐसा कवि को लग रहा है कि मानो जैसे वो मोर बोला तो किसान हड़बड़ाया और जैसे ही वो हड़बड़ाया तो उसके हाथ से जो चिलम थी वो लुढ़क गई, गिर गई, यानी कि सूर्यास्त हो गया। देखो सूर्यास्त के दृश्य को कैसे मानवीकरण किया जा रहा है, यहाँ पे मनुष्य के रूप में कैसे दिखाया जा रहा है कि एकदम से मोर बोला और मोर के बोलते ही क्या हो गया, सूरज जो था वो ढल गया। अब सूरज का ढलना और मोर का बोलना कवि ने कितने सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है कि जैसे ही मोर बोला वैसे ही सूरज ढला। तो मानो कैसा लग रहा है कि किसान को किसी ने पुकारा और जैसे ही अचानक से कोई उसे बोला तो उसके हाथ से वो चिलम छूट गई। चिलम का छूटना यहाँ पे क्या है कि सूर्यास्त हो गया। तो अचानक से उसके हाथ से वो चिलम लुढ़क गई। मोधी, ओंधी का अर्थ होता है मोधी होना। धुआं उठा और जब चिलम नीचे गिरेगी तो धुआं उठेगा उसमें से, क्योंकि तंबाकू, चिलम के अंदर जो तंबाकू होता है उसे जब हम उल्टा करके डालते हैं तो वो आग के ऊपर गिरेगा, आग के ऊपर गिरेगा तो वो जलेगा और जलेगा तो उसमें से धुआं उठेगा। तो उसी तरह से जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो पश्चिम दिशा में क्या होने लगता है, एकदम से अंधकार होने लगता है और जो काले काले बादल होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं कि मानो बहुत तेज अंधकार हो रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि जैसे ही मोर बोला तो किसान जो था वो हड़बड़ा गया और एकदम से उसके हाथ से जो चिलम थी वो छूट गई, वो औंधी हो गई, मोधी हो गई। और फिर क्या हुआ, उधर अंधकार हो गया, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। जैसे ही किसान के हाथ से चिलम छूटी तो क्या हुआ भाई, धुआं हो गया, अंधकार होने लगा, अर्थात सूर्यास्त हो गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये थी आपकी कविता जिसमें प्रकृति को एक मानव के रूप में दिखाया गया है कि प्रकृति का सुंदर दृश्य ऐसे लग रहा है कि मानो कोई व्यक्ति ये सारे क्रियाकलाप कर रहा हो। तो ये थी आपकी कविता शाम एक किसान। एक बार फिर देख लेते हैं। आकाश का साफा बांध करके सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहते हैं कि पहाड़ पश्चिम दिशा में इस तरह से स्थित है कि मानो उसने अपने सर के ऊपर आकाश रूपी साफा बांध रखा है और सूर्य ऐसे लग रहा है कि मानो वो किसान कोई चिलम खींच रहा है। नदी उसके पैरों पर इस तरह से गुजर रही है कि मानो उस किसान ने ठंड से बचने के लिए अपने पैरों पर चादर डाल रखी है और उसके सामने पूर्व दिशा में लगे हुए प्लास के पेड़ों का जो जंगल है, प्लास का जो जंगल है, प्लास के पेड़ों का जो झुरमुट है वो ऐसे लग रहा है कि मानो उस किसान ने अंगीठी जला रखी हो और ठंड से अपना बचाव कर रहा हो। फिर उसके सामने जो अंधेरा है
वो ऐसे लग रहा है, पूर्व दिशा का जो अंधेरा है वो इस तरह से लग रहा है कि मानो कोई भेड़ों का झुंड बैठा हो। फिर अचानक से एक मोर बैठा है और वो मोर अचानक से बोलता है तो किसान एकदम से, क्योंकि वो ध्यान मग्न स्थिति में बैठा होता है, और एकदम से उसे लगा कि शायद मुझे किसी ने पुकारा है, और वो अचानक से मोर बोला तो उसके हाथ से जो चिलम है वो छूट जाती है, और चिलम छूटने पर क्या हो जाता है भाई, धुआं उठता है, और धुआं उठने के बाद सूर्यास्त हो जाता है। अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद पश्चिम दिशा में भी अंधेरा हो जाता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। ये था इस कविता की व्याख्या। अब इस कविता के कुछ कठिन शब्द जो आए हैं वो मैं आपके सामने राइट डाउन कर देता हूं। जैसे सबसे पहले है साफा। साफा का अर्थ होता है पगड़ी। चिलम, तंबाकू, पीने का यंत्र। तंबाकू पीने का यंत्र होता है चिलम। दहक, दहकना, जलना। दहकना का अर्थ होता है जलना। पलाश, एक पेड़ का नाम जिसके लाल फूल होते हैं। सिमटा, इकट्ठा होकर। सिमटा इकट्ठा होकर। भेड़ों का गल्ला, गल्ला, झुंड, समूह। औंधी, मोती होना। ये इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रह गए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे दूंगा।
इससे पहले इस कविता के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह, पहाड़ जो है वो बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसे लग रही है कि मानो किसान ने अपने घुटनों पर चादर डाल रखी हो। प्लास के पेड़ों से खिले हुए लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के जैसे लग रहे हैं और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा लग रहा है। और पश्चिम क्षितिज होता है बेटा जहां पे जमीन और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो किनारा। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। कैसी घटना कि जब अचानक से मोर बोला तो किसान हड़बड़ा गया और उसके हाथ से चिलम छूट गई, औंधी हो गई, जिससे एकदम से वो चिलम गिरते ही धुआं उठने लगा और धुएं से क्या हो गया भाई, अंधकार हो गया और अंधकार से अंधेरा चारों तरफ छा गया, अर्थात सूर्यास्त हो गया। आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। अब इस पाठ को, इस कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे और इसमें आए हुए सभी कठिन शब्द और शब्दार्थ आप नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में सेंड कर देता हूँ, उन्हें भी आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।